हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरें शुरू करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। बोले छठी मैया सभी को बेहतर स्वास्थ्य दे। जोधपुर नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आया ट्रेलर बस से भिड़ा, 8 लोग जिंदा जले। सिंघू बॉर्डर पर किसान का शव लटका मिला, जान गंवाने वाला पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का था। ड्रग्स केस में बम वॉर, नवाब मलिक का आरोप, फडणवीस की सरकार में जाली नोट का रैकेट चला। प्रियंका गांधी का एक और बड़ा वादा, सरकार बनी तो आशा वर्कर्स को देंगे 10,000 रुपए मानदेय। अब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह होने वाली अजान पर जताई आपत्ति। चीन सीमा तक बेहतर सड़क जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेना को फिर 1962 जैसे हालात न झेलने पड़े। अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक, एनएसए डोभाल बोले पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर। सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र को दी गई अंतिम विदाई, 4 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। तमिलनाडु में मौत बनकर बरस रहे बादल, 12 लोगों की गई जान, एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य की उपासना के त्यौहार छठ के अवसर पर बुधवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी तथा सभी के बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, सूर्योपासना के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की एक कड़ी में छठ पूजा के बारे में व्यक्त किए गए विचारों को साझा किया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर भांडियावास गांव में बुधवार को बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रेलर में आग लग गई। आग में 8 लोग जिंदा जल गए। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। शुरुआत में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, लेकिन बाद में जिले के एसपी ने 3 और मौतों की पुष्टि की। हादसे में बस और ट्रेलर दोनों वाहनों के कुल 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को बालोतरा के अस्पताल ले जाया गया। सूचना के बाद बालोतरा और रिफाइनरी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 दमकलों ने आधे घंटे में दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया। हरियाणा में सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की मौत हो गई। किसान का शव बॉर्डर पर ही नीम के पेड़ से लटका पाया गया। वो पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था और काफी समय से आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीकेयू सिद्धपुर से जुड़े पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की तहसील अमलो के गांव रुड़की निवासी 45 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पिछले काफी समय से सिंघू बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ ट्रॉली में ठहरा हुआ था। दिवाली से पहले उसके साथी घर लौट गए थे। उसके बाद से ही वो ट्रॉली में अकेला रह रहा था। मुंबई में क्रूज ड्रग केस को लेकर समीर वानखेड़े पर लगातार हमला कर रहे नवाब मलिक ने बुधवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उनके निशाने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। मलिक ने कहा कि फडणवीस की सरकार में जाली नोट चलाने वाले लोगों को संरक्षण मिला था। इन लोगों के तार दाऊद से भी जुड़े थे। मलिक ने कहा, 8 नवंबर साल 2016 को जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने कहा था कि बड़े पैमाने पर जाली नोट खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई तो हर देश के हर हिस्से में जाली नोट पकड़े जाने लगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इस बार आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर साल 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक बार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोरोना में व अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी। मानदेय उनका हक है और उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर एक बयान को लेकर चर्चाओं में है। इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह मस्जिदों से होने वाली अजान पर आपत्ति जाहिर की है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान पर कहा, ये सुबह सुबह लोगों की नींद हराम करते हैं, मरीजों का ख्याल नहीं रखते और साधु संतों की साधना भी भंग करते हैं। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि दूसरे समुदाय की प्रार्थना के वक्त तेज आवाज में भजन ना बजाए जाए, लेकिन ये लोग रोज सुबह लाउड स्पीकर से लोगों को परेशान करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से जुड़ी 3 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना है। प्रोजेक्ट के खिलाफ एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हाल के दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं को देखते हुए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा, हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 के हालात में हों, लेकिन रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग की गई। इस बैठक में ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। इस मीटिंग का नाम दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान पड़ा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अपने साथी की फायरिंग में मारे गए सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह 8 बजे गरुड़ा ग्राम में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। जब उनके 4 साल के बेटे सीटू कुमार ने मुखाग्नि दी तो हजारों आंखें नम हो गई। जवान की पत्नी सुनीता देवी की चीत्कार और 3 मासूम बच्चों की रोती आंखों को देखकर हर कोई गमगीन हो गया। वृद्ध पिता राम बच्चन सिंह के आंसू नहीं रुक रहे थे। उनके 3 बेटे उन्हें ढांढस बंधाने का असफल प्रयास कर रहे थे। दिवंगत धर्मेंद्र सिंह का 4 साल का बेटा सीटू कुमार अपनी बहनों रूबी और रिया से बार बार पूछ रहा था कि पापा कहाँ चले गए, परंतु कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तमिलनाडु में आंधी, बारिश और तूफान से आम जनजीवन बेहाल हो गया है। भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कई दिनों से हो रही बरसात के बीच सप्ताह के अंत में तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का एक क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसके कारण भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।